इसी प्रकार हम तीसरे फैक्टर पे आएंगे तो वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि आप अपनी लेबर को किस तरीके से काम ले रहे हैं। आपके पास जो 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी जो भी हैं, उसका आप किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। क्या आपके पास 2 साल पुराना कामगार है तो वो कामगार जो है वो कितने काम आपके कर सकता है, क्या उसने अभी तक पैकिंग मशीन चलाना सीखा या नहीं सीखा। इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स के जो एफिशिएंसी है उसको हमें ट्रेनिंग से और इन सब चीजों से देखना चाहिए। वर्क की प्लानिंग करनी चाहिए कि हम जो है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी वर्कफोर्स को इतना काम दे रहे हैं कि वो जो है बहुत ज्यादा फटीग में आ रहा है और बहुत ज्यादा परेशान होकर के काम को छोड़ रहा है। ये काम को बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छे मोटिवेशनल एनवायरनमेंट के अंदर किया जा सकता है और इसको अलग अलग तरह की स्कीम से, इंसेंटिव से भी इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। तो वर्कफोर्स की प्लानिंग करना, उनको टास्क का अलोकेट करना, उनको ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराना और वो जो काम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करना और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए उनके सजेशन लेना, उनको सजेशन देना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी बातें जो है वर्कफोर्स की एफिशिएंसी में आती है। अगर हम बात करें तो पर शिफ्ट हमारे पास कितने लेबर अवेलेबल है, हमने उनको किस लेबर को किस कैटेगरी में डाल रखा है, कितने स्किल्ड है, कितने सेमी स्किल्ड है, उन सब चीजों को भी हम ध्यान रखेंगे। और हमने हमारे आउटपुट को डेली की, जैसे आज 10 आदमी आए तो क्या आउटपुट आया, 8 आदमी आए तो क्या आउटपुट आया, कहाँ पर हमारा जो है ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा प्रोडक्शन का लॉस सबसे ज्यादा आता है, किस जगह पर हमें वर्कफोर्स को ज्यादा लगानी है। ये सारी चीजें आपको तब मालूम पड़ती हैं जब आप इसके रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और हम जो है इस कार्यक्रम के अंत में आपको इस तरह के टेम्पलेट भी देंगे और आपको डीएम भी करेंगे कि जिससे आप उन टेम्पलेट्स को यूज कर करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जो है कि काम किसने कैसा किया, क्या ओवरटाइम हुआ तो कितना हुआ और उस ओवरटाइम का क्या जो है वो रहा। और अगर आप डबल शिफ्ट में चलाते हैं तो आपकी कौन सी शिफ्ट का जो है एफिशिएंसी ज्यादा, ये सारी चीजों को आपको उसके अंदर देखना चाहिए। डिटेल के अंदर जो है इसके जो टेम्पलेट्स हैं वो हम आपको इस कार्यक्रम के एंड में जो है जो हमने चैनल बनाया है, कम्युनिटी चैनल, उसमें शेयर करेंगे ताकि आप उनको जो है यूज करके अपने हिसाब से चेंज करके आप उसको काम में ले सकें। अब चौथे नंबर पे आता है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। देखिए आज ऑटोमेशन का जमाना है। आज आप खुद देखिए कि आज के 5 साल पहले आप कौन सा मोबाइल काम में ले रहे थे, आज आप वो मोबाइल काम में ले रहे हैं जिसमें आपको सब कुछ आपकी उंगली के टच से हो जाता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे एआई का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और फ्लोर मिल में भी अभी बहुत टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट आ चुके हैं जो ना केवल आपकी ऑपरेशन कॉस्ट घटाते हैं बल्कि आपकी यील्ड बढ़ाते हैं, आपका डेटा का मैनेजमेंट करते हैं, आपका पूरा कितनी बिजली खर्च हुई, कितनी यूनिट जली, कितने लोग अंदर आए, कितने लोगों ने क्या काम किया, ये पूरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कर सकते हैं। किस चक्की ने कितना आउटपुट दिया, कितने टाइम बंद रही, कितने टाइम शुरू हुई, कब अंदर आया, ये सारी चीजें जो है आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और तो और आज जो है स्मार्ट ऑटोमेशन जो है वो व्हीट मिलिंग को बिल्कुल अलग तरीके से मैनेज करता है जहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। बल्कि आजकल तो कुछ इस तरह के प्लांट भी अब लोग लगाने लगे हैं और मैं तो ये कहूंगा कि हमने भी इस तरह के कोई 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट लगाए हैं अराउंड दी वर्ल्ड जो पूरी तरीके से पीएलसी ऑपरेटेड हैं और उनका ऑपरेशन इतना इजी है, साथ ही उसके अंदर 1 या 2 लोग मिलकर की नाइट शिफ्ट चला सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि हमारा वेइंग से लेकर के मैनेजमेंट तक का कितना काम हमने पीएलसी ऑपरेटेड कर रखा है। रॉ मटेरियल का आना, गोडाउन में रखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना, गोडाउन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना, इनटेक में कितना माल गया, कितना माल जो है गेहूं अंदर पास हुआ, कितना जो है आपका माल मिल में चला गया, इसके लिए हम स्केल लगाने पड़ते हैं, स्केल से डेटा आता है, और कितने माल पर कितना आटा बनकर के बाहर आया, ये सारी चीजें आपको क्लीनिंग, स्टोरेज, ब्लेंडिंग, ये सारे का जो मशीन का डेटा है ये आपको पीएलसी के माध्यम से मिल जाता है। और जहाँ पे पीएलसी का प्लांट नहीं है वहां पर भी आप मैनुअली इन सब चीजों को नाप सकते हैं। उसके भी हम जो है आपको टेम्पलेट या उसके किस तरह के
रजिस्टर होते हैं उसका टेम्पलेट भी हम लोग आपको जो है इस कम्युनिटी के अंदर शेयर करेंगे। इस कम्युनिटी में आप ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करिए, क्योंकि ये जो कम्युनिटी बनाई है ये इसीलिए बनाई है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, आपस में एक दूसरे को अच्छी बात बता सकें। और ये कोई सेल्स के लिए नहीं है, ये केवल टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के लिए, एक दूसरे को ये चीज बताने के लिए कि भाई हमारा एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस मिल करके जो है मीलिंग को प्रॉफिटेबल बनाए। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एमरी स्टोन की जो मेंटेनेंस होती है उसमें कई लोग जो है देरी कर लेते हैं। 15 दिन में ड्रेस होना चाहिए, नाली बननी चाहिए, उसको 18 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में वो लोग बनाते हैं। और जो लास्ट के टाइम में एम्पेयर डाउन होकर के जो आटा बनता है उसमें क्वालिटी भी अच्छी नहीं बनती, बिजली की खपत भी ज्यादा होती है, और जो है आपका प्रॉफिट सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, और ग्राइंडिंग का ग्रेन्युलेशन भी उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और आपकी लिफ्ट पर, आपके शिफ्टर्स के ऊपर लोड पड़ता है। और जब आप प्रॉपर सारी स्टोन का पॉलिश वगैरह का ध्यान रखते हैं, ड्रेसिंग का ध्यान रखते हैं, तो आपकी ग्राइंडिंग और आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर चलती रहती है। और पैकेजिंग, अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए अगर आपने कहा कि मुझे 10 किलो पैक करना है और आपने अपने स्टाफ को इस तरीके से मैनेज नहीं किया है या इस तरह के क्रॉस टेस्ट नहीं बनाए हैं, और वो एक एक पैकेट में 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम माल ज्यादा भेज रहे हैं, तो दिन भर में अगर आपका 50 टन का प्रोडक्शन है, 100 टन का प्रोडक्शन है, तो आप पर डे कितना आटा फ्री में लोगों को दे रहे हैं। और उस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके, आप वजन से कम नहीं करना, वजन से थोड़ा ज्यादा ही रखना चाहिए, पर वो कितना रखना चाहिए ये आपको क्लोज मॉनिटर करना पड़ेगा। तो पैकेजिंग और रीड्रेसिंग का भी हमें ध्यान रखना होता है। रीड्रेसिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप आटे को दोबारा छानते हैं। कुछ लोग रीड्रेसिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट पैक कर देते हैं, तो उनके आटे में इल्ली पड़ने की शिकायत भी रहती है। और जब माल मार्केट से लौटता है तो माल का पैसा खराब होता है, थैली का पैसा खराब होता है, और सबसे ज्यादा खराब होती है आपकी ब्रांड की इमेज। इसलिए फ्लोर मिल में रीड्रेसिंग सिस्टम लगाने से आपके आटे की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसमें इल्ली की प्रॉब्लम कम हो जाती है। और जो अलग अलग तरह के सेंसरी टेस्ट होते हैं जिनको आप जो है मैनुअल भी टेस्ट कर सकते हैं, और इन सभी के अंदर सेंसर्स भी लगाए जाते हैं, जिसमें रोटेशन सेंसर्स है, जिसके अंदर कैपेसिटी सेंसर्स है, जिसमें लेवल सेंसर्स है, माइक्रो सेंसर्स है। इन सारे सेंसर से भी वो ऑटोमेशन होता है, और यहाँ पर पैनल के थ्रू, डिजिटल पैनल के थ्रू, पीएलसी पैनल के थ्रू भी ऑटोमेशन जो है हो सकते हैं। अब जो स्मार्ट ऑपरेशंस हैं वो कैसे होते हैं कि जब आप पीएलसी पैनल्स काम में लेते हैं, प्रोसेस का ऑटोमेशन करते हैं, तो आपको आपकी मील में भले 10 तरह के आटे पीसने हैं, आपको सबके डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप रेसिपी बनाते हैं, 1 नंबर दबाते हैं, ऑटोमेटिकली चक्कियां, सारी चीजें उसी पर सेट हो जाती हैं और आपका प्रोडक्शन पूरी तरीके से हो जाता है। वहां पर आप एनर्जी का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो पूरे अच्छे से कर पाते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाते हैं, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कर पाते हैं। डेटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो रियल टाइम जो डेटा है वो हमेशा आपके प्रॉफिट सेंटर्स को बढ़ाएगा, आपके डिसीजन को सही रखेगा। कई बार हमें स्टॉक का ज्ञान नहीं होता और मार्केट से ऑर्डर आ गया, हम सोचते हैं अंदर स्टॉक पड़ा होगा, जबकि वो होता नहीं है, या हमें स्टॉक पड़ा है उसकी जानकारी नहीं है और मार्केट में ऑर्डर था, हमने लूज कर दिया। ये छोटे एग्जांपल्स हैं, और भी कई तरह के गहरे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो रियल टाइम डेटा अगर आपके पास डेली आपकी टेबल पे आ रहा है, आपके मोबाइल पे आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके डिसीजंस जो हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसी प्रकार आप आपके उसकी फ्लोर मिल की ग्रोथ को जो है, उसकी इनसाइड को आप देख सकते हैं, क्वालिटी के पैरामीटर्स को देख सकते हैं कि आपकी रोज की क्वालिटी कैसे चल रही है, कोई उसमें वेरिएशन तो नहीं आ रहा, कोई ग्रेन्युलेशन का वेरिएशन तो नहीं आ रहा। ये सारी बातें आपको थोड़ी सी, जिन लोगों की मील छोटी है उनको बड़ी लग सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपनी मील को छोटी से बड़ी बनाना है तो आपको वो सारी प्रैक्टिसेस करनी होंगी जो बड़ी मील्स करती हैं, और ये प्रैक्टिसेस करने में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता है, और ये सारी चीजें करने से आपके प्रॉफिट सेंटर्स बढ़ेंगे। तो आपको क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वो सारी चीजें आपके डिसीजन को सपोर्ट कर सके। उदाहरण के लिए, आप में से अगर कोई लोग अपनी मील का डिजिटलाइजेशन कराना चाहते हैं, ऑटोमेशन कराना चाहते हैं, तो भारत सरकार की एक योजना है जिसमें आप अपने किसी भी फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अगर ऑटोमेशन करते हैं तो वहां पर लोन भी है और उस पर सब्सिडी भी है। जबकि आपकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, लेकिन अब आप उसका जो है
लोन का प्रोसेस या सब्सिडी का प्रोसेस करेंगे कि अब मुझे इसका ऑटोमेशन कराना है, डिजिटलाइजेशन कराना है, और उस पैसे से आप जब डिजिटलाइजेशन कराएंगे तो सब्सिडी भी मिलेगी, प्लस आपके प्रॉफिट सेंटर्स जो है 20 से 25% जो है प्रॉफिटेबल बढ़ सकते हैं या आपको पावर सेविंग मिल सकती है। इन सारी चीजों को देखने के लिए आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, फ्यूचर रेडीनेस देखी जाती है कि आज आपकी मिल में 2 चक्की है, 4 चक्की है, 40 चक्कियां हैं या जितनी भी आपके यहाँ पे चक्कियां हैं, उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है, क्या इसके ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन से मेरी स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। मान लीजिए आपके पास 10 चक्की है और एक चक्की जो है आपको 350 किलो पर आवर का वो दे रही है, तो 10 चक्की मिला करके आपको 3.5 टन पर आवर का आउटपुट दे रही है। अब आप जहां पर इसका ऑटोमेशन की बात करेंगे तो ऑटोमेशन से, डिजिटलाइजेशन से यही जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी है ये बढ़ के 450-500 किलो हो जाएगी। तो उतनी ही कैपेसिटी में, उतनी ही पावर में आपका प्रोडक्शन जो है वो 3.5 से 5 टन हो गया, प्लस आपको लोन भी मिल गया और उसके ऊपर सब्सिडी भी मिल गई। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की स्कीम से जो है अपने प्रॉफिट को सुधारने का या उसको बढ़ाने का एक जो है मौका मिल जाता है। इसी प्रकार जो अगर आपको लगता है कि आपका माल कम बिक रहा है तो उतना ही माल 10 चक्की की जगह आप 8 चक्की में बना लेंगे तो आपको 2 एम्बिस्टोर कम खरीदने पड़ेंगे, 2 चक्की का पावर बच जाएगा, आपका जो है लिफ्ट का खर्चा बचेगा। इस तरीके से आप अपने कैपिटल पे पड़ने वाली रिस्क को जो है मिनिमम कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपना करके आप रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपनी फ्लोर मिल का डेटा देख सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी आरओआई को भी बढ़ाती है, फ्यूचर रेडीनेस को भी बढ़ाती है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप सभी जानते हैं, प्लांट चला ही रहे हैं, आप जानते ही हैं कि जिस चीज को आज ध्यान नहीं रखा वो कल जाकर के बढ़ने वाली है। मैंने एक कहावत पढ़ी थी मैनेजमेंट की दुनिया में कि दुनिया की सबसे बड़ी आग जब वो शुरू होने वाली थी तब मात्र 1 कप पानी से बुझाई जा सकती थी, लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो आग इतनी बड़ी हो गई कि अब जो है आउट ऑफ कंट्रोल है और बहुत सारे टैंक्स पानी खर्च करके भी वो नहीं बुझ रही है। तो ये बात जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर भी ध्यान रखती है कि अभी अगर आपने बेरिंग पे ध्यान दिया तो आपका पूरा इक्विपमेंट बच जाएगा, उसका बेल्ट बच जाएगा, पावर बच जाएगा और जो है कई तरह की चीजें आपकी बच जाएंगी। इसका भी एक टेम्पलेट हम आपको जो है इस सेमिनार के बाद जो है कम्युनिटी में शेयर करेंगे कि आप किस इक्विपमेंट का किस समय में आपको मेंटेनेंस करना चाहिए और कहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे लुब्रिकेशन करना चाहिए। और इन सारी चीजों को आप जो है इस तरीके से देखेंगे तो एक रजिस्टर बना के काम करेंगे, अपने स्टाफ को एक फॉर्म देंगे कि भाई मुझे जो है पूरे महीने भर में किस एलिवेटर में कितना ग्रीस दिया, कैसे काम किया, किसका क्या ध्यान रखा, नट बोल्ट टाइट किए नहीं किए, मैग्नेट को साफ किया नहीं किया, प्लांट शिफ्टर को सफाई की या नहीं की। इस तरीके की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब आप ध्यान रखेंगे तो वहां पर आप जो है इक्विपमेंट को बचा पाएंगे। ठीक इसी प्रकार सेफ्टी और रिस्क का भी होता है। मान लीजिए कि आप किसी इंसान ने किसी मोटर का एक सेफ्टी गार्ड खोल के नीचे रख दिया और उसका ध्यान दूसरे लेबर को नहीं है, वो पास से निकला और उसका जो है कपड़ा उसके अंदर आ गया और वहां पर चोट लगने की संभावना बन गई। या आपने डस्ट कलेक्टर्स को साफ नहीं किया और किसी भी समय में किसी डस्ट ने जो है इग्निशन हुआ और वहां पर आग लगने का खतरा बन गया। इसी प्रकार सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट भी हमें, जिसमें फायर है, स्टाफ की ट्रेनिंग है और गवर्नमेंट के जो कंप्लायंसेस है, जो फसाई के लाइसेंस के कंप्लायंसेस है, फैक्ट्री एक्ट के कंप्लायंसेस है, एनवायरनमेंट के कंप्लायंसेस है, इन सारे कंप्लायंसेस को आप पूरा कर सकेंगे क्योंकि वो सारा डेटा आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम आते हैं छठे पॉइंट पर, जिसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट। इस ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, हमारे पास समय कम है, फिर भी मैं नटशेल में आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो है आपको डेली प्रोडक्शन यानी कि टन पर डे का जो है क्या आपका आया, मशीन का यूजेस कितना % रहा, वर्कर का यूजेस कितना % रहा, किस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, सबसे कम टाइम किस में लगता है, और एक्चुअल प्लान जो आपने प्रोडक्शन का प्लान दिया था उसमें और प्लान में और एक्चुअल आउटपुट में क्या वेरिएशन आया। ये जब सारी चीजें आप नापने लगते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि गैप कहाँ पर, और उस गैप को धीरे धीरे आप दूर करते हैं। प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि प्रॉब्लम मशीन के डाउन टाइम में है या उसके मेंटेनेंस में है या उसके ऑपरेशन में है या चलाने वाले की ट्रेनिंग में।
और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन की किस मशीन में कितनी बार ब्रेकडाउन आता है, कब आता है, किस आदमी के चलाने से आता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में जो है आपको विजिलेंट बनाती हैं, आपको होशियार बनाती है, और उससे आप अपनी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम को आने ही नहीं देते और प्रोसेस का ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। उससे आपका रिडक्शन टाइम कम हो जाता है। और जो बॉटलनेक्स होते हैं, मान लीजिए कि आपने जब बार बार देखा कि किसी एक जगह पर माल जाम हो रहा है, जब आपने थोड़ा सा उसको प्रॉपर देखा तो मालूम पड़ा कि सभी जगह पर आपका 120 डाया का पाइप लगा हुआ है और एक पर्टिकुलर जगह पे 80 डाया का पाइप लगा हुआ है। तो वो एक ऐसा बॉटलनेक बन गया जहां पर बार बार जो है आपको जाम आता है। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि जब आप ब्रांड का बैग भरते हैं तो वहां पर आप एक ऊपर ड्रम लगाते हो। अगर उस ड्रम की कैपेसिटी इतनी है कि अगर कोई लेबर जो है पानी पीने गया है तो उसके आने तक वो भरेगा नहीं, तो वो जाम नहीं होगा। और मान लीजिए वो इतना छोटा है कि वो लगातार काम कर रहा है, जब तक तो काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो 5 मिनट के लिए वहां से दूर हुआ और वो भर गया और आपका प्लांट शिफ्टर जाम हो गया, अब इस जाम को खोलने में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो बॉटलनेक क्या था? बॉटलनेक था कि उस आदमी का वहां से चले जाना, उसका रिप्लेसमेंट नहीं होना और उसके ऊपर लगे हुए ड्रम के साइज का छोटा होना। तो ये सारे प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन जो है डिटेल के अंदर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आगे। मेरे को सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है मशीनरी परचेज करने में सर। वो ये आ रहा है कि पूरा प्लांट में आटा चक्की का लगा रहा हूँ फुल न्यूमेटिक, पर सर जो चक्कियां हैं सर उसको न्यूमेटिक लगाई जाए या मैनुअल? इसका जवाब नरेंद्र सिंह जी देंगे। क्योंकि सर अगर जितना मुझे नॉलेज है, अगर मैनुअल चक्की लगाते हैं तो उस पे जो कोई मतलब जैसे सर ने भी कहा कि एक झाड़ू चलाने वाला भी मैनुअल चक्की को चला सकता है गियर को ऊपर नीचे करके, पर न्यूमेटिक चक्की चलाने वाला तो पूरा क्वालिफाइड बंदा चाहिए। तो जैसे कि आजकल अगर कोई बंदा अचानक में छोड़ के जाता है तो उसको सर फिर हायर करना दूसरे बंदे को बड़ा मुश्किल हो जाता है जो न्यूमेटिक चक्की चला सके। फिर इसका चलो नरेंद्र सिंह जी को सुना नहीं शायद आपने। नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि डिजिटल चक्कियां मैंने खुद ने चलाना सीखी, फिर मैंने झाड़ू वाले को भी सिखा दी। जी 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 सर। और वो फिर चक्कियां कोई भी चला सकता है क्योंकि वो बहुत इजी है चलाने के अंदर। तो आपको चक्की मैनुअल लगानी चाहिए या ऑटोमेटिक लगानी चाहिए, उसका जवाब जो है मैं दूंगा तो कॉमर्शियल लगेगा, वो नरेंद्र सिंह जी जवाब देंगे उसका। जी सर मैन्युअल में तो आपका आटे में भी दिक्कत रहने की कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आपको मैन्युअल में किरकिर की दिक्कत भी आ सकती है, कई तरीके की प्रॉब्लम है। और सर जैसे ही एक बार आप इस प्लांट को विजिट करो, ऑटोमेशन प्लांट को विजिट करो, आप उसको देखो, उसको चलाने की क्षमता आप तो सर देखिए आज की तारीख में झाड़ू चलाने वाला भी मोबाइल चलाता है। आज की तारीख में झाड़ू चलाने वाला भी मोबाइल में सारी चीजें काम कर लेता है, इंस्टाग्राम भी चलाता है। तो सर ये कोई बड़ी बात नहीं है ऑटोमेशन को चलाना। आप स्टेप टू स्टेप चला सकते हो सर। और सर देखिए कहीं हमें गाइडेंस करते हैं, अरे सर बेल्ट वाली लगा लो, बहुत सारी प्रॉब्लमें हो जाएंगी, तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों परेशान होते हो, ये तो किसी दिन बिगड़ जाएगी, तो आपको कौन सपोर्ट करेगा। सर आज 5 साल से चला रहा हूँ इस मिल को, मेरे को आज तक न तो सर चोयल सर को कॉल करने की जरूरत पड़ी है, न मैं अनिरुद्ध जी को कॉल करता हूँ। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी और उसका एक्सपीरियंस मेरे पास है सर।